हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको 11th तथा 12th की जो बुक है वो कवर करवाई जाएगी। हमने अब तक पढ़ा लेसन 1, 12th क्लास का लेसन 1 जो है वो हमने अब तक पढ़ लिया था। आज से हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले लेसन 2 का आपका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब समझते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। आगे पढ़ने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसे हिंदी में कहते हैं जैविक खेती। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जैविक खेती। जैविक खेती, ठीक है। अब देखते हैं कि जैविक खेती जो है आपकी वो होती क्या है। अगर मैं कहूँ एक लाइन में हमें जैविक खेती को समझना है तो आप कैसे समझेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने सबने अपनी अलग अलग जैविक खेती के बारे में जो है परिभाषाएं बताई है। लेकिन अगर हमें एक लाइन में जैविक खेती का मतलब समझना है तो वो कैसे समझेंगे? तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि बिना रसायनों का प्रयोग करें, अर्थात ऐसी खेती हम करें जिसमें जो है किसी भी प्रकार का रसायन का प्रयोग ना हुआ हो, चाहे वो आपके उर्वरकों के रूप में हो, चाहे कीटनाशकों के रूप में हो या अन्य किसी के रूप में हो। हम किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। यही हमारी जैविक खेती की सामान्य परिभाषा कहलाएगी। यानी ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग करे बगैर जो है हम खेती करेंगे। अब चाहे वो आप जीवों के द्वारा हो या किसी अन्य माध्यम से हो, या वर्मी कंपोस्ट, अगर खाद की बात करें तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर FYM का यूज़ कर सकते हो, तो वो यूज़ करें, ना कि उर्वरक यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सामान्य ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लास शुरू करते हैं आगे की। आपका लेसन नंबर 2 है, इसका नाम है जैविक खेती। ठीक है, इसमें हम इसकी परिभाषा, महत्व और इसके भविष्य के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड फ्यूचर कहेंगे। देखिए, जैविक कृषि में सर्वप्रथम कृषि या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन के रूप में देखा जाता है। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी बूटी, मित्र कीट और स्वयं मनुष्य, यानी कि ये सब मिलकर जो है जैविक खेती करते हैं। ठीक है, सभी अंग मिलकर कृषि का संतुलन बनाए रखते हैं। जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए इसके समस्त घटकों मृदा, पशु, वातावरण, उद्यान आदि का समन्वय बनाए रखना अति आवश्यक है। यानी कि इनका सबका तालमेल होना जरूरी है। इस प्रकार जैविक कृषि 3 मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती है। यानी कि इसके अंतर्गत आपका जो है पर्यावरण भी स्वस्थ रहना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी रहनी चाहिए। यही जैविक खेती का उद्देश्य होगा। आगे देखते हैं। अब अनेक वैज्ञानिक आए, उन्होंने सबने अलग अलग परिभाषाएं दी। अब उन कुछ परिभाषाओं को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ यानी कि IFOM के अनुसार, यानी कि इन्होंने क्या परिभाषाएं दी जैविक खेती की? जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा, पारिस्थितिकी, पारितंत्रों तथा मानव स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यानी कि ये क्या करती है? एक उत्पादन प्रणाली है जो कि क्या रखती है? मृदा को और पारिस्थितिकी, पारितंत्र जो है तथा मानव स्वास्थ्य जो है, इनको सबको क्या रखती है? बनाए रखती है। इन सबका स्वास्थ्य बनाए रखती है। अगला देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार FAO के अनुसार क्या है?
जैविक खेती एक व्यापक एवं संपन्न उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो जैव विविधता, जैविक चक्र एवं मृदा की जैविक क्रियाओं के माध्यम से सस्य पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य में प्रोत्साहन एवं वृद्धि करती है। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उन्होंने क्या परिभाषा बताई है कि जैविक खेती एक व्यापक एवं संपन्न उत्पादन प्रबंधन पद्धति है। इसमें क्या होता है, जैव विविधता, जैविक चक्र और मृदा की जो जैविक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सस्य पारिस्थितिकी तंत्र को हम जो है स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, अगली है आपकी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। जो आपका राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है NPOF, इन्होंने क्या परिभाषा दी, जैविक खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो दी गई है। अब है इसके बारे में कुछ सामान्य विवरण या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जैविक खेती के बारे में बताई गई है। देखिए जैविक खेती भारतीय पद्धति है। जैविक खेती भारत की प्राचीनतम कृषि उत्पादन पद्धति रही है। ये तो आप सब जानते हैं कि जैविक खेती भारतीय पद्धति है और ये प्राचीनतम पद्धति है, यानी कि बहुत प्राचीन समय से ही ये क्या की जा रही है, संपन्न की जा रही है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि 1924 में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1924 में किस वैज्ञानिक ने, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने एक वैकल्पिक कृषि के रूप में बायोडायनेमिक, तो आप बोले बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा किसने रखी, तो डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने रखी। और बायोडायनेमिक खेती क्या होती है, जो चंद्रमा की गति के हिसाब से खेती की जाती है, चंद्रमा की गति के हिसाब से काम किया जाता है, वो बायोडायनेमिक होगा। आगे देखिए, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम सर अल्बर्ट हार्वर्ड 1930 ने इंग्लैंड में प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछे जाएंगे, चाहे से वो आपके ईयरली एग्जाम हो या फिर आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिए। दोबारा देखिए, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया, सर्वप्रथम अल्बर्ट हार्वर्ड ने दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसका प्रयोग किया लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने। किसने किया, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने अपनी पुस्तक में किया, उसकी पुस्तक में किया। और उस पुस्तक का क्या नाम था, लुक टू द लैंड। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो शब्द है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड वाल्टर ने अपनी पुस्तक में किया। और उस पुस्तक का क्या नाम था, उस पुस्तक का नाम था लुक टू द लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। इसके पश्चात 1947 में मृदा एवं मृदा स्वास्थ्य फाउंडेशन नामक संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखिए, सन 1963 में आर कार्सन द्वारा, किसके द्वारा, आर कार्सन के द्वारा, देखिए सन 1963 में आर कार्सन द्वारा साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक, एक पुस्तक थी, क्या नाम था उसका, साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक थी। उसमें क्या किया, पौध रसायन एवं जीवनाशी रसायनों के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक थे आर कार्सन, इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है, इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो पौध रसायन, यानी कि हम जो पौधे पर जो रसायन यूज करते हैं या जो जीवनाशी हम यूज करते हैं, जीवनाशी रसायन जो यूज करते हैं, वो दुष्परिणाम क्या है उसके, वो कितने घातक साबित हो सकते हैं, ये उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं।
सन 1980-90 के दशक में, यानी कि 80 से 90 के दशक में प्रकृति, जैव विविधता संरक्षण, पशु कल्याण आदि को कृषि पद्धतियों से जोड़ा गया। मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनों के दुष्प्रभाव की समस्याओं से निपटने के लिए एक पद्धति चलाई गई जिसे बॉक्से ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने सन 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता देती हूँ मैं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने, सबसे पहले खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, और ये सन 2014 को, कौन से सन को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया? 2014 को। ये लिख लीजिए आप, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि मिशन की शुरुआत 2015-16 में की गई। वर्तमान में प्रकृति की ओर लौटो का मिशन प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में कौन सा मिशन चालू है? प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि जो प्रकृति है हमारी उसकी तरफ हम लौटें और किसी भी प्रकार का रसायनों का यूज करें बगैर हम खेती करें। ठीक है, जो प्रकृति से जो हमको सोर्सेज मिलते हैं उनका प्रयोग करके खेती करें, यह अभी मिशन चालू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जैविक खेती के बारे में जो अभी आपने पढ़े, इनको राइट डाउन कर लीजिए एक तो आप, और याद कर लीजिए, कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जैविक खेती के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जैविक खेती के सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, स्वास्थ्य का सिद्धांत कैसे होगा ये देखिए। आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन यूज नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का रसायन यूज नहीं करेंगे, नहीं करना है, यहाँ पे रसायन नहीं प्रयोग करना है, तो क्या होगा? जो उसके जो घातक दुष्प्रभाव हैं वो क्या होंगे? वो मृदा पर नहीं आएंगे और इस तरह से मृदा का क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसमें उगने वाले पौधे का स्वास्थ्य भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगर पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसको खाने वाले मनुष्य या पशु, उनका स्वास्थ्य भी क्या होगा? अच्छा होगा। इसीलिए इसको स्वास्थ्य का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। पारिस्थितिकी का सिद्धांत कैसे? क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के जो तंत्र है वो यूज होंगे। ठीक है, तो वो सबका क्या है? एक तालमेल मिल जाएगा, सबका क्या होगा? तालमेल बैठ जाएगा। तो पर्यावरण को क्या नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर आपके पर्यावरण के सारे घटक यूज हो जाएंगे, उनको क्या नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। देखिए बहुत सारे आप जैसे बात करते हैं, हम जैसे केचुए की बात करते हैं, केचुआ है, केचुए की खाद है, अगर या गोबर की खाद हो गई, केचुए की खाद, गोबर की खाद, अगर हम उर्वरक का यूज ना करके अगर हम इनका यूज करेंगे तो ये क्या होगा? ये हमारे यूजफुल होंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो एक पर्यावरण क्या होगा? हमारा दूषित होगा या फिर पर्यावरण में क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम अगर उर्वरक का यूज ना करके इनका यूज करते रहेंगे तो ये भी काम आते रहेंगे और एक तंत्र जो है हमारा, एक जो चक्र है वो सही ढंग से चलता रहेगा। इसीलिए इसे पारिस्थितिकी का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। देखिए सेवा का सिद्धांत, अगला कौन सा सिद्धांत है आपका? सेवा का सिद्धांत है। अगर आप अभी जैविक खेती करते हैं, ठीक है, तो आप तो स्वस्थ होंगे ही होंगे क्योंकि आप अभी वो अनाज खाएंगे।
लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या होगी, स्वस्थ होगी, और पर्यावरण क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो ये एक तरीके से सेवा का काम ही तो हुआ। अगर आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आप उनकी सेवा ही तो कर रहे हैं कि उनके लिए अच्छा पर्यावरण या अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे आप, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से सेवा हो गई। तो इसीलिए इसको सेवा का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं निष्पक्षता व न्याय का सिद्धांत। निष्पक्षता व न्याय का सिद्धांत क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी को भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया गया है। कहने का मतलब किसी एक सोर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया गया है, सभी सोर्सेस को जो है बराबर काम लिया गया है। जैसे अगर आप बात करते हैं वापस से कि आपका इसमें आप FIM भी यूज़ हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, आप जीवनाशी यूज़ कर रहे हो लेकिन रसायन यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, सभी को यूज़ कर रहा है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी, अब जैसे अगर हम लोग खेती करते हैं तो हम रसायनों के द्वारा खेती करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रसायनों का यूज़ करें तो मृदा को क्या होगा, उसका शोषण हो गया एक प्रकार से। लेकिन अगर आप जैविक खेती करते हो तो उसमें क्या होगा, सभी चीज़ें जो है अपने अपने जो उनका काम होगा वो होगी। जैसे आपने FIM का काम होगा FIM करेगा, वर्मी कंपोस्ट का काम है तो वर्मी कंपोस्ट करेगा, जीवनाशी जो है जीवनाशी का काम करेगा, ठीक है। तो सभी अपना अपना काम करें, किसी एक पर दबाव नहीं डाला जा रहा है इसके अंदर, इसीलिए इसको निष्पक्षता व न्याय का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा जैविक खेती की परिभाषाएं और कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके अलावा हमने जैविक खेती के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।